हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने सीटेट के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। यानी कि सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो सीटेट की तैयारी के लिए हम आपको ने देखा था, कल हमने पढ़ा था मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा और अभिप्रेरणा। यानी कि एक तरह से अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था और प्रेरणा में कौन कौन से जो चीज़ आ रही थी होता है प्रेरक और स्टूमुलस, आपको बताया था। और मोटिवेशन में फिर दो चीज़ और आई थी, वो थी नकारात्मक अभिप्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन एंड दूसरा क्या होता है नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, उसके कारण पढ़ ली थी, विधि पढ़ ली थी, ये सब चीज़ें हो गई थी। आज हमें पढ़ना है अधिगम में योग दान करने वाले कारक। तो अधिगम को क्या है, अधिगम में योगदान करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। तो वो कौन कौन से कारक होते हैं? दो कारक होते हैं, एक तो होता है वातावरणीय कारक और एक होता है व्यक्तिगत कारक। यानी कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक के बारे में हमें पढ़ना है। तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक के जो आपको जो चीज़ें हैं उसमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप पहले बात तो अधिगम कब कराओगे, अधिगम में योगदान कब दोगे, और योगदान करने वाले जो कारक है, भाई अधिगम क्यों कराना है बच्चे को? कोई भी चीज़ अधिगम या फिर कोई भी जो लर्निंग है वो क्यों करानी है? क्योंकि जो बच्चा है उसका अचीवमेंट अच्छा हो, या फिर उसे क्या नाम चीज़ों को समझ में आए, चीज़ों को अपने जीवन में लेके चल सके, समाज में रहने के लिए उसे आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें अधिगम इसलिए तो होता है। अगर मेनली मान के चलें, आपने कोई भी पढ़ाई करी यानी कि बीएड करी, ठीक है, अब बीएड क्यों करी आपने? कोई आपसे पूछने लगे बीएड क्यों करी? पहली बात तो आप क्या नाम शिक्षक बनना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि हम अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए हमने बीएड करी, क्योंकि बीएड करने के बाद टीचर बनेंगे, टीचर बनने से हमें क्या ना अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने बीएड करी, और उस पैसे का क्या करेंगे, हम समाज में रहने के लिए एक अच्छा घर लेंगे, अपने खाने पीने की सुविधा। तो ये सब चीज़ें होती हैं अधिगम। यानी कि अधिगम का जो रोल होता है मेनली किसके लिए होता है? समाज में रहने के लिए और समाज को समझने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हम अधिगम करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अधिगम के कारक, यानी कि दो मुख्य कारक में बांटा गया। तो दोनों कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा, दो वर्गों में बांटा है। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिगत कारक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वातावरणीय कारक। ठीक है, तो ये वातावरणीय और क्या हो जाएगा व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत को लेकर चलते हैं। व्यक्तिगत में आता है, सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत के ऊपर। व्यक्तिगत कारक। अब व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिगत की कारक वही जो आपने कल पढ़ा था अभिप्रेरणा में। सबसे पहले क्या आया था? रुचि आई थी। फिर उसकी शारीरिक कार्यशीलता, अभिप्रेरणा, व्यक्ति की अभिप्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण यानी संवेदनशील या प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति, आवश्यकता, ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें लिखिए, पहना भी चेंज कर लेते हैं। जो एक पिछले साल जो क्लास कराई थी उसके जो पेन थे ना, वो इस तरह के पेन नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए वो पेन। ये एक मिनट, इसे हटा देते हैं, इसमें से ले लेते हैं, डन। इसमें ये ठीक है, ये भी कलर ठीक है, पिंक भी सही लगता है। थोड़ा बहुत कलर अलग तो रहेगा, चलिए आज अलग लेते हैं। क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व या फिर व्यक्तिगत रुचि, जिसे हम रुचि कहते हैं, रुचि यहाँ। और क्या आ जाएगा? शारीरिक क्रियाशीलता। इसके बाद क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। फिर क्या आ जाएगा? संवेदीकरण
तथा प्रत्यक्षीकरण। आगे क्या आएगा? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटीट्यूड। याद रखना। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आवश्यकता, आवश्यकताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा व्यक्तिगत रुचि। यानी कि रुचि की होती है भाई, रुचि अगर मान लीजिए व्यक्तिगत कारण है, आप अधिगम कर रहे हो, अधिगम में आपकी कोई, यानी कि मान लीजिए मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको बीएड में सीटेट की तैयारी कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सीटेट आप पढ़ना नहीं चाह रहे, यानी कि कह रहे मैं तो नहीं पढ़ता, जितना दम लगाना लगा ले, कह दिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के होते हैं कि है ना, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह कहते हैं। जब उस बच्चे की व्यक्तिगत रुचि नहीं है, व्यक्तिगत रुचि नहीं है किसी भी काम में, अगर मान लीजिए अगर आप भी हो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और सीटेट में आपको बोरियत महसूस होती है और व्यक्तिगत रुचि नहीं है, व्यक्तिगत रुचि नहीं होने के कारण छात्र में क्या होता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने में या सीखने में असंभव उत्पन्न होती है। यानी कि आप कुछ डंडे के मार से कभी भी नहीं सिखा सकते। यानी कि डंडे का मार क्या होगा, आप उसका मतलब ये है कि आप पीटते रहोगे बच्चे को, उसकी रुचि नहीं है। इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे जैसे इंग्लिश के होते हैं कि इंग्लिश हमें सीखनी नहीं है, तो डंडे के मार से वो पास ज़रूर हो जाएंगे, पर रुचि नहीं है। और रुचि, अगर रुचि नहीं होगी तो क्या होगा, अधिगम पूर्ण नहीं होगा। अधिगम पूर्ण नहीं होगा तो उसके लॉन्ग लास्टिंग टाइम, यानी कि एक तरह से लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आपने डंडे के मार से उसे ABCD या फिर इस तरह की सारी चीज़ सिखा दी, कुछ टाइम सीखेगा, 6 महीने सीखेगा, फिर 6 महीने के बाद क्या होगा, वो उस चीज़ को भूलता चला जाएगा। क्यों से वो करेगा ही नहीं उसका, यानी कि अभ्यास करेगा ही नहीं, अभ्यास करेगा नहीं तो यानी कि उसकी चीज़ें भूल जाएगा, और क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी और रुचि नहीं थी तो उसका अधिगम भी टूटता चल जाएगा। फिर आता है शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता में क्या होगा, थकान में मानसिकता और जो ये सब चीज़ होती हैं, जब थकान का होती है, यानी थकान के कारण अभ्यास करने वाले छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में कम काम कर देती है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, यानी कि शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, और चलो इस चीज़ को भी छोड़ दो, आप दौड़ के आए, 2 किलोमीटर दौड़ के आए, ठीक है, या फिर 10 किलोमीटर दौड़ के आए, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ के आए, और मैं आपको तुरंत ही कह दूँ ये पढ़ भाई, चल जल्दी पढ़, तो यानी कि अगर उस चीज़ में, यानी कि आपने यहाँ पर आपका माइंड के साथ थका हुआ है, अब थके हुए माइंड के साथ और थके हुए शरीर के साथ आप इसी शारीरिक क्रियाशीलता को पढ़ने लगे तो क्या होगा, वो जो आप पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाएंगे और नींद और आने लगेगी। ऐसे होता है कि नहीं, जब आपको नींद आ रही हो बहुत तेज़ और आपको कह दे कि पढ़, इसे पढ़ 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 पढ़, ऐसे होता है कि नहीं, तो वो क्या होगा, यानी कि शारीरिक क्रियाशीलता में उसकी कमी आएगी, और शारीरिक क्रियाशीलता अगर उसकी प्रभावित करती है तो वो अधिगम को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित कर देगा। यानी कि आपने देखा होगा जो कहते हैं ना, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, यानी कि स्वस्थ तन जब होगा तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ अधिगम का वास होगा। ये ध्यान रखना, अगर आप अच्छे स्वस्थ हो, अच्छे अपने तन से अच्छे हो, तो आपका शारीरिक रूप से जब अच्छे होगे तो आपका अधिगम भी आप अच्छी तरह कर पाओगे, पॉजिटिव रहोगे और सब चीज़ों को लेके चल पाओगे। फिर आता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। अब व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में क्या होता है, विद्यार्थी के सामान्य जो अभिप्रेरणा की बात है, अभिप्रेरणा में अधिगम की प्रक्रिया मुख्य एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अगर उसके इच्छुक, यानी कि एक तरह से उसे अभिप्रेरणा नहीं किया जाएगा तो वो केवल ऐसी क्रियाओं में लगा रहेगा जो उसके काम की नहीं है। और जब उसे मोटिवेट कराया जाएगा या फिर एक तरह से अभिप्रेरण कराया जाएगा, प्रेरणा दी जाएगी कि ये कर, ये तेरे लिए बेटर है, ये, यानी कि उसमें फुल एनर्जी भर दी जाएगी। जैसे कहते हैं ना, अब देसी भाषा में कहता है हवा भर दी भाई, इसमें तो हवा भर दी, क्यों भर दी भाई, जब आप इस तरह की, जब मान लीजिए आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, यानी कि इस तरह के एरिया में चलोगे तो क्या कहते हैं, गाँव में कहते हैं ना, हवा भर दी भाई इसने तो, इसमें अब नहीं, अब ये कुछ जो भी सामने आएगा उससे तो उठा के फेंक देगा, तो ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। वो यही कारण है कि यानी कि इसमें एनर्जी बढ़ दी। अब ये कोई भी सामने आ जाए उसे, उसकी चुनौतियों को क्या करेगा, उसे पछाड़ता चल जाएगा। मान लीजिए कोई पहलवान है, ठीक है, अब उसमें बिल्कुल एनर्जी भर दी
कि तू कर सकता है, अरे तेरे सामने क्या है ये। तो यानी कि इस तरह से जब करोगे तो वो क्या होगा, वो उसके सामने चाहे उससे 10 किलो या फिर उससे 10 पावर एनर्जी वाला भी व्यक्ति आ जाए तब भी वो लड़ने को तैयार, आज आया आजा देख लूँगा तुझे मैं चुटकियों में। तो इस तरह होता है, यानी कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में यही सब चीज़ होती है। अगर आपने व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कर दी है, आपने व्यक्तिगत अभिप्रेरणा आपके स्टूडेंट में हो गई है, इस तरह की जो बातें आ गई हैं, तो वो क्या करेगा, उसे मोटिवेटली सीखना चाहेगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। संवेदन यानी संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण। अब संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण में क्या हो जाता है, जब विद्यार्थी के सामान्य स्वास्थ्य के अतिरिक्त संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण जो भी अधिगम को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए त्वचा, कान, जीव, आंखें, नाकें, जो ये संवेग को उत्पन्न करते हैं यानी ज्ञानेंद्रियों को उत्पन्न करते हैं, और वातावरणीय स्थिति में जो ये प्रत्यक्षीकरण सहायक होते हैं उसका योगदान होता है। मान लीजिए आपका जो स्टूडेंट है वो उसके ईयर प्रॉब्लम है, यानी कि मान लीजिए आपका बच्चा कान में, उसे सुनने में कमजोरी होती है, तो क्या होगा, अधिगम में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक ऐसा बच्चा है कि मान लीजिए वो बैठा यहाँ रहता है और उसकी ज्ञानेंद्रिय बाहर की तरफ भी चलती रहती है, ब्लैक बोर्ड में उसकी आंखें हैं, मतलब कान उसके बाहर हैं, आँख यहाँ पर है, तो उसका माइंड कैसा है, डबल माइंड है, यानी कि इस तरह। तो ज्ञानेंद्रियों का यानी कि संवेदनीकरण का या प्रत्यक्षीकरण का बहुत योगदान होता है, और उसमें दोष और जो एक प्रभावित होते हैं अधिगम को, वो काम आते हैं। आगे चलते हैं। अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति का क्या कहें भाई, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी का अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। यदि वह विद्यार्थी, जब मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी है अपने क्या किसको पढ़ाई को लिए या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रुचि रखता है, अब रुचि रखेगा तो उसका एक एटीट्यूड ही बना रहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी के लिए जब तक जिद नहीं करोगे, यानी कि एक तरह से आपका एटीट्यूड नहीं होगा कि मुझे सीटेट पास करना है, और रुचि और बाह्य कारण की जगह यानी कि आंतरिक रूप से आप प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आप सीटेट को पास नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें कारण होती हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक होती है। अब आता है लास्ट क्या आ जाता है, आवश्यकता। आवश्यकता जो होती है, देखो आवश्यकता में वही सब सारे के सारे कारण आ जाएंगे। अगर मान लो मुझे सीटेट नहीं चाहिए तो मैं क्यों अपना अधिगम करूँगा, क्यों अपने सीटेट में दिमाग लगाऊंगा। आप जैसे यूपी में 4 तरह के स्कूल होते हैं, सबको पता होगा 4 तरह के, भाई सब पढ़े, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। अब यहाँ पर ये जो टीजीटी है और ये जो पीजीटी है, इसमें क्या चाहिए, पीजीटी में तो बीएड नहीं चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, इसमें सीटेट नहीं चाहिए। तो क्या सीटेट के, अब बच्चा सीटेट की तैयारी करेगा, जो इसकी 9 से 10 यानी कि टीजीटी की तैयारी कर रहा है वो तो कह देगा मैं तो नहीं करता सीटेट, जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है सीटेट की, मैं तो इसमें नौकरी करूँगा और एक बार मैं एग्ज़ाम पास करके ख़त्म। तो जब आवश्यकता होगी, मतलब ये है कि आपको खाने की आवश्यकता है, भूख लग रही है और भूख के साथ प्यास भी चाहिए। यानी कि आप कहते, बहुत सारी जगह देखते हो ना, आप जैसे बर्गर खाते हो, बर्गर के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हो। अगर आपके बर्गर दे दी जाए, कोल्ड ड्रिंक हटा दी जाए और आपको एकदम प्यास लगे तो क्या करोगे, पानी की तरफ भागोगे, कोल्ड ड्रिंक भागोगे। तो ये सब चीज़ें यानी कि आवश्यकता होती है, इसमें व्यक्तिगत कारण होते हैं, अधिगम को में योगदान करने वाले कारण होते हैं। ठीक है, चल अब चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका चलते हैं हमारा कौन सा है, वातावरणीय कारण। यानी कि वातावरणीय कारण को देखते हैं। वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में क्या होगा, वातावरणीय कारक में जो होगा, पहले बात तो वातावरण यानी कि वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परि प्लस आवरण, मतलब चारों ओर जो का आवरण हमारा, यानी कि जो एक तरह से हमें कवर करता है। और इस प्रकार जो पर्यावरण या वातावरण होता है हमारे चारों ओर के जो अधिगम होते हैं उसको प्रभावित करता है। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, ये है क्लासरूम, छोटा क्लासरूम बना दिया तो मैंने, ये है क्लासरूम, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। ये आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। आपका जो वातावरण है, ये जो वातावरण है, ये क्लास का जो वातावरण है, ये जो स्कूल का वातावरण है, तो ये आपको प्रभावित करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, इसमें आप अधिगम कर रहे हैं, इससे आप कुछ सीख रहे हैं, इससे आप क्या कर रहे हो, कुछ ग्रहण कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आएंगी इस वातावरण में,
तो ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये समझ में आ गया वातावरण। अब वातावरण का जो क्या है, यानी कि एक तरह से परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभाषा के छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि जो वातावरण होता है किसी भी तत्व या के लिए एक तरह से या किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए कारण होता है, और ये क्या होता है, बाह्य तत्व होता है। ये लिख लीजिए, एक मिनट, ये बाह्य तत्व के रूप में माना जाता है। ये कलर दिख रहा है आपको? चलिए कोई और सा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाह्य रूप से जो प्रभावित करते हैं उसके लिए काम होता है। वातावरण क्या होता है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है, याद रखना, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। अब अधिगम की प्रक्रिया में जो वातावरण का योगदान है या उसके निम्न कारण है, तो लिखिए, चलिए अगले पेज पर लेके चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में वातावरण में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्न है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले देखिए, नज़दीकी वातावरण। नज़दीकी वातावरण में क्या होगा, जो आपके आसपास है बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी बैठा है, आपका दोस्त बैठा है, तो वो उससे जो आप अधिगम करोगे, आपकी क्लास टीचर से अधिगम करोगे, वो आ जाएगा। फिर आता है प्राकृतिक वातावरण, यानी कि जो आप नेचर से सीखोगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक, ये आपके इसमें ही है, ओके एक मिनट, कन्फ्यूज़न ना हो जाए बच्चों, एक मिनट, ये कारण, ये आपके जो नज़दीकी वातावरण है इसमें ही आ जाएंगे। एक मिनट में पेन भी चेंज कर लो, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं, जो आ जाएगा। फिर आ जाएगा सामाजिक, क्योंकि नज़दीकी में वातावरण के अंदर लेके चले हैं ना, क्योंकि वातावरण में आपको सारे लेके चलने हैं। फिर आपको आ जाएगा सांस्कृतिक, यानी कि तीन जो है नज़दीकी जो वातावरण है इसमें आपके आ जाएंगे। और ये जो तीनों हैं ये किसके लिए, समाज को, यानी कि ज्ञान आपकी प्राप्ति करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। नज़दीकी वातावरण क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया में जो आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप मान लीजिए आपका घर ए जगह है, यानी कि, और बी जगह है, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन मत समझ लेना। ये है 10 किलोमीटर का रास्ता। अब आप 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाते हो पैदल, फिर 8 किलोमीटर जाते हो बस से, ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर जाते हो पैदल और 8 किलोमीटर जाते हो बस से। तो इस 2 किलोमीटर यानी कि टोटल 10 किलोमीटर से जो भी आप यानी प्रकृति में आपको दिखाई दिया, मतलब मान लीजिए आम का पेड़ दिखाई दिया, तो ये आम का पेड़ इस तरह का होता है, इस पर इस तरह के फल लगते हैं, फल ज़्यादा लगते हैं, आम कमाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। फिर आप आगे चलते गए, आपने देख लिया तरबूज का क्या नाम, बेल, तरबूज की बेल देख ली, तो यानी कि, और चिड़िया देख लिया, तोता देख लिया, तो वो क्या करा, वो अधिगम में आपके जुड़ता चल जा रहा है कि तोता इस तरह होता है, या इस तरह करता रहता है, चू 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 करता रहता है, तो तोते को क्या नाम, ये, तो वो क्या हो गया, ये सब चीज़ हो गई। अब आता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या होगा, घर आएगा, विद्यालय आएगा, बच्चे की जो इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे परिवार हो गया, उसके एक तरह से रिश्तेदार हो गए, वो जो टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब चीज़ें जो आस पड़ोस है, वो सारे कारण, यानी कि वो सारा वातावरण, घर, परिवार, रेडियो, टीवी, जो उसके आस पड़ोसी हैं, चाचा ताऊ हैं, ये सब चीज़ें उसे क्या करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, सबसे पहले कौन मिलता है बच्चे को, माँ, माँ के बाद बाप, बाप के बाद भाई बहन, भाई की बहन के बाद, भाई बहन के बाद कौन मिलता है, दादा दादी, चाचा चाची। फिर उसके बाद आते हैं नाना नानी, मामा मामी, उसके मौसी, ये सब चीज़ें बाद में। सबसे पहले आता है माँ, माँ के बाद बाप। याद रख लेना, कोई आपसे पूछे कि नहीं बाप भी तो साथ में रहती, ना, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, माँ मिलेगी पहले, माँ के बाद बाप मिलेगा, बाप के बाद उसके भाई बहन मिलेंगे।
भाई बहन के बाद मिलते हैं उसके दादा दादी, फिर उसके मतलब चाचा चाची, और उसके बाद आएंगे उसके फिर उसके जो अगला जनरेशन चल जाएगी, मतलब जो लड़की वाली जनरेशन होगी वो होगी नाना नानी, मामा मामी, और फिर उसके मौसी। ये इस तरह चलता जाता है, क्योंकि आपका जब बच्चा होगा तो सबसे पहले किसे दिया जाएगा, उसकी मदर को दिया जाएगा फीडिंग कराने के लिए, यानी दूध पिलाने के लिए। तो फिर आएगा उसके पापा देखेंगे हाँ सब ये मेरा बच्चा है ये, फिर उसकी दादी देखेगी। तो यह इस तरह से चलता रहता है, यानी कि ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। फिर आ जाता है अगला, हम चलते हैं संस्कृति, यानी कि सांस्कृतिक जो वातावरण होता है। भाई संस्कृति जो होती है किसी भी समाज में या फिर शिक्षा को प्रभावित करने का कारण होता है। अगर आपकी संस्कृति नहीं होगी तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो शिक्षा नहीं होगी, और शिक्षा नहीं होगी तो आप नहीं होगे। तो इसलिए ध्यान रखना, सांस्कृतिक वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा यानी आपने देखा होगा कि कहते हैं ना संस्कृति से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। आप संस्कृति से सीख रहे हो तभी तो क्या नाम आपने अधिगम कर पाया, यानी कि जब सांस्कृतिक वातावरण नहीं होगा तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। आप जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। पैर छूने चाहिए कि पैर क्यों छुए जाते हैं, अगर साइंटिफिक रीजन देखे जाए तो बहुत सारी चीज़ें, और हमारे आध्यात्मिक की तरफ देखे जाए तो पैरों में क्या होता है, चलिए वो कभी फिर बाद में बताएंगे, अभी इस क्लास से हट जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी कहानी है वो भी। फिर आगे क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। अब आता है दूसरा, आता है अध्यापक के साथ संबंध। अब अध्यापक के साथ संबंध कैसे है, मान लीजिए अगर आपका टीचर आपको पढ़ाता कम है, पीटता ज़्यादा है, तो क्या अधिगम करा पाएगा, नहीं। डंडे, यानी कि वही एक कोई सी पिक्चर है ना जिसमें कहते हैं वो चाबुक के डर से तो शेर भी खेलना सीख जाता है, या इस तरह को कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो वाली कहानी हो जाएगी। भाई जैसे आप स्कूल से बाहर निकल आ रहे हैं, यार मुझे क्या पता क्या पढ़ाया था सर ने, मुझे क्या पता आज मैडम ने क्या पढ़ाया था, तो क्या हो गया, अभिभावकों का संबंध, यानी कि इसका हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा अभिभावकों का संबंध। संचार माध्यम हो जाएगा अभिभावकों के साथ संबंध, ये हो जाएगा। और आपका लास्ट बचता है साथियों के साथ, यानी दोस्तों के साथ लिख देते हैं, इसमें तो लिख सकते हैं दोस्तों के साथ संबंध। तो ये आपके पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला लेके चलते हैं, ब्राउन कलर ले लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आता है अध्यापक के साथ संबंध। अब विद्यार्थी और अध्यापक के जैसे संबंध होते हैं वो माता पिता के संबंध माने जाते हैं, यानी कि जब स्कूल में जाता है तो उसकी माँ कौन होती है, वो टीचर, उसका पिता कौन आता है, वो टीचर, यानी कि उसका जो दादी होती है वो उसका टीचर होता है, यानी कि उसका जो रियल मॉडल है वो सब कुछ उसका टीचर होता है। अगर आपका टीचर अच्छा है तो वो एक ऐसे अधिगम, यानी कि ऐसे स्तर तक ले जाएगा बच्चे को जहाँ पर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उसका टीचर ऐसे ही है, यानी कि वो उसने क्या नाम एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, उसने बच्चे को मारना पीटने से क्या नाम शिक्षा प्राप्त करानी है, तो क्या होगा, वो उसको अधिगम की श्रेणी में नहीं रख पाएगा। और अधिगम क्या होगा, एक नकारात्मक अधिगम चला जाएगा, और नकारात्मक अधिगम होगा तो उसका बच्चे का लॉस होता चल जाएगा, यानी कि जो जीरो से हीरो बनने वाला था वो हीरो से जीरो बन जाएगा। चलिए फिर आता है संचार माध्यम। संचार माध्यम में क्या आएगा, संचार माध्यम में जो हम ये भी टीचर से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होगा, ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करेगा, भ्रमण शैली का प्रयोग करेगा, या फिर आप उसे दिखाएंगे चीज़ों को, और फिर विजुअल ऐड का प्रयोग करेगा, ऑडियो ऐड का प्रयोग करेगा। तो ये सब चीज़ें संचार माध्यम में अधिगम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो संचार माध्यम। अब आता है अभिभावकों के साथ संबंध। अब मान लीजिए किसी के बच्चे के यानी कोई पेरेंट्स हैं वो बिजी लाइफ में रहते हैं, मान लीजिए उसकी मम्मी है वो भी जॉब करती है, पापा हैं वो भी जॉब करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहना अपने जो उसको चाहिए प्यार, उसको चाहिए समय, और वो क्या कह रहे हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तेरे लिए तो कमा रहे हैं, तेरे लिए तो कमा रहे हैं। भैया पैसा नहीं चाहिए बच्चे को, पैसा मान लीजिए उसे कहना उसकी नीड 100 रुपये है, और आप 1000 रुपये कह रहे हो कि मैं तो 1000 रुपये दे दूँगा उसे, जा खा ले, कहीं घूम कहीं फिर। अब उस टाइम पे उसे चाहिए, यानी छोटा बच्चा होता है, उसे चाहिए प्यार, उसे चाहिए समय कि मेरे पापा मेरे साथ खेलें, औरों के बच्चे के पापा उनके साथ खेलते हैं, मम्मी के साथ मैं खेल सकूं,
तो ये सब चीज़ें यानी कि उसके अधिगम में उसके संबंध, यानी कि उसके अभिभावकों के संबंध, माता पिता के संबंध, उसके चाचा चाची के संबंध, उसके जो दादा दादी, यानी उसके जो वातावरणीय संबंध है। सबसे पहले तो 4 ये लेके चलेंगे, माता पिता के संबंध जो होंगे, उसका अगर भाई होगा तो उसके संबंध, वो क्या करेंगे, अधिगम को प्रभावित, यानी कि अधिगम में उसका क्या योगदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। फिर आता है दोस्तों के साथ संबंध। अब दोस्त क्या होंगे, अगर उसके दोस्त अच्छे हैं या फिर उसके दोस्त हैं, अब जब मान लीजिए आपका दोस्त है तो कहता है अबे पढ़ता क्यों नहीं है, दिमाग ख़राब है क्या तेरा, या फिर क्या ना, बहुत सारे दोस्त इस तरह के होते हैं ना कि चुपचाप पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तब मिलेंगे गेम खेलेंगे, होते कि नहीं होते, कि तू ही पढ़ मैं ही पढ़ूँगा। और पढ़ने के बाद मान लीजिए उन दोनों स्टूडेंट ने, जो आप 10 घंटे में अपने अकेले काम कर रहे थे और पढ़ रहे थे, और अच्छा दोस्त होगा तो अच्छा दोस्त क्या करेगा, कहेगा 2 घंटे पढ़ते हैं फिर खेलने चलेंगे, या फिर क्या ना फिर पबजी खेलेंगे। इस तरह की बहुत सारे स्टूडेंट हैं भाई, जो एसएससी आईएएस इस तरह की जो अच्छे जो टॉप की जो तैयारी करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, कहते हैं 5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे गाने सुनेंगे, 3 घंटे घूमेंगे और आराम से चिल रहते हैं। और उन 5 घंटे में वो ऐसा पढ़ लेते हैं कि क्या करते हैं कि तू मुझे बता ये, फिर अगले दिन जैसे आज पढ़ा, अगले दिन पूछते हैं अच्छा ये बता जल्दी बता, यानी कि पहले ए दोस्त बी दोस्त से पूछेगा और बी दोस्त उसका आंसर देगा, फिर उससे यानी कि क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। और संबंध से अगर अधिगम में दोस्त अच्छा है, आपका जो सहपाठी अच्छा है, सहपाठी बोलो आपका सहकर्मी अच्छा है, और आपका जो साथ का जो संबंधी अच्छा है, तो क्या करेगा वो अपने साथ अपने आपको भी अधिगम कराएगा। यानी कि इस तरह की चीज़ें आती हैं अधिगम में। ठीक है, तो ये था आपका क्या आंसर, कौन सा टॉपिक चल रहा था, अधिगम में योगदान करने वाले कारक, और उसमें व्यक्तिगत कारण और वातावरणीय कारण। ठीक है बच्चों, ये आपके जो कारक थे आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके मैथ आपको पता ही है, मैथ में क्या क्या है, जो इसके आस पड़ोस के जो परिवार और सब आ जाएंगे जो वातावरणीय कारक में। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।